आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन से वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान की एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम किस तरीके से निकालें। ठीक है, देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाइए। सोडियम क्लोरीन। मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको आ रहा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, आपको नहीं आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा और आपका 2 नंबर छूट जाएगा। ऐसे मेरे भाई आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका कोई भी बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, ये बात आप लोग ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को, इस वाले चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे कि हमारा एक भी प्रश्न एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, देखिए तो हम चलिए एक बार अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, आखिर इसका कहने का तात्पर्य क्या होता है। तो मेरे भाई एक ही चीज ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को कक्षकों के अनुसार उसके ऑर्बिट में आराम से उसको एडजस्ट कर देना ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसके नियम को देने वाले कौन थे? आफबाउ थे। इसके नियम को कौन देने वाले थे? आफबाउ थे। ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास परमाणु होते हैं, परमाणु में नाभिक होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्ष में जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना तो सबको पता होता है। ठीक है, तो मैं मेरे भाई पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं परमाणु का। ठीक है, ये मान लेते हैं परमाणु है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण ही परमाणु कहलाता है। इस परमाणु में जो नाभिक होता है, इस नाभिक में कौन कौन होते हैं? इस नाभिक में मेरे भाई याद रखना, इस नाभिक में 2 लोग होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन होते हैं। इस नाभिक के जो बाहरी कक्ष में जो चक्कर लगाने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी होते हैं, इसलिए ये नाभिक में चुपचाप बैठे हुए होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा होता है नाभिक। ठीक है, यदि आपको इंग्लिश में कोई पूछे कि नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखिए नाभिक में कौन कौन से लोग बैठे हुए रहते हैं? तो नाभिक में 2 लोग रहते हैं, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान देना कि नाभिक में एक प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखिए मैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा ना, उससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, यहाँ पे एक एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करके दिखाऊंगा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है तो आप सभी को पता है कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये मैं थोड़ी सी बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि नहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन वास्तविक में कहां पे भ्रमण करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है न्यूट्रल। इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल होते हैं। ये जो आपको कक्ष दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं कक्ष कहते हैं, इसे हम लोग कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट भी कहते हैं, इसे हम लोग सेल भी कहते हैं, इसे हम लोग कोष भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोष भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। इसको 5 नामों से जानते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 नामों से जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इस कोष में कौन भ्रमण करते हैं? इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ये भी बात ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसका मतलब कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं देख लूं यहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक ठीक, ध्यान से देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बोलोगे नहीं भैया। इसके बाद हमारे पास एक वैज्ञानिक आते हैं, उन वैज्ञानिक का नाम होता है नील्स बोर। याद रहेगा आपको, उस वैज्ञानिक का नाम होता है नील्स बोर। नील्स बोर हमसे ये कहते हैं, ठीक है, नील्स बोर हमसे ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं परमाणु में नाभिक के चारों तरफ, वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक नील्स बोर के नाम के वैज्ञानिक आते हैं और नील्स बोर हमसे ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, KLMN के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एक नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक, नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक थे।
नाम छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करके गए थे। ये नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक हमसे ये कहे कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु में हमारा नाभिक क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इस नाभिक के चारों ओर ये जो आपको कक्षा दिखाई दे रही है इसमें इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, इन कक्षाओं को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस वाले कक्षा का नाम हमारे पास क्या है, इसमें मान ले इलेक्ट्रॉन घूमते, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे। इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं, इनके नाम अलग दे दें। मान लेते हैं इसको हम K मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। या आप इसको 1 2 3 4 भी मान सकते हो, 1 2 3 4। तो नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक थे और उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे वैज्ञानिक नील्स बोर ने कहा था कि किसी भी तत्व में, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो 2n² होते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए, नील्स बोर साहब ने हमसे ये कहा था, ध्यान से देखिएगा, ऐसे स्टार बना के आप लोग लिखिएगा कि किसी भी कोष में, देखो ये एक कोष हो गए, ये कोष हो गया, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है। ऐसे आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसको हम लोग कोष कहते हैं, वहां पे मैं लिखा हूं, इसको कोष कहते हैं, या इसी को हम लोग कक्षा कहते हैं, या इसी को हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं, या इसी को हम लोग सेल भी कहते हैं। चारों नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। कक्षा, कोष, कक्षा या कक्ष भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। 5 नाम से इसको हम जानते हैं, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। तो नील्स बोर साहब ने ये कहा था कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कोष या कक्ष, इसमें इलेक्ट्रॉन की एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन हो आप भर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसकी भी एक सीमा होती है कि नहीं, इस वाले कोष में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कहने का मतलब है कि नील्स बोर साहब ने कहा कि किसी भी कोष में, इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी कोष में, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के रूप में होंगे। किसी भी कोष की बात की जाए उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² के रूप में होंगे। मतलब इनके कहने का मतलब है कि K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान देना। जैसे देखिए, यहां पे आप लोग लिखे जा कोष, और यहां पे लिखे जा कक्षकों की संख्या, और यहां पे लिखेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हम हो सकते हैं। कोष की कौन कौन सी बात है, एक हमारा K है, एक हमारा L है, एक हमारा M है, एक हमारा N है। तो K L M N 4 हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, K में कक्षकों की संख्या कितनी है, 1 है, यहां पे 1 हो गया। L में टोटल कक्षकों की संख्या कितनी है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। M में कक्षकों की संख्या कितनी है, 3 है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। N में कक्षकों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। आसान है कि नहीं है। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, इस वाले फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2n²। n का मतलब होता है कि कक्षकों की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे n² का मतलब n की जगह हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का गुणा 2 में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। पहले वाले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। 2 से ज्यादा होंगे ये दूसरे से तीसरे में चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज कंसेप्ट काम देता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को हम त्यागेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, तो हमारे पास धन आवेश और ऋण आवेश होंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। L में कितने हैं, L में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 गुणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8। यानी हम कह सकते हैं कि L वाले कोष में, यानी L वाले कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यानी पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में देखिए कोष की संख्या कितनी है, 3 है, तो तीसरे वाले कोष में यानी तीसरे वाले कक्षा में कितनी संख्या होगी, 3 3 के 9, 9 दूना 18। यानी इस तीसरे वाले में हम 18 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन को इसमें हम जगह दे सकते हैं, ठीक है। चौथे वाले में देखिए, चौथे वाले कारखाने, मान लीजिए गांव ही है, तो चौथे वाले गांव में ये हमसे कहा गया कि चौथे का स्क्वायर कर दो तो 4 चौके 16 दूना के 32, यानी 32 लोगों को यहाँ पे शरण दिया जा सकता है चौथे वाले घर में।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको आप घर से समझिए, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ठीक है। इसमें टोटल 2 घर बना सकते हैं, इसमें टोटल 8 बना सकते हैं, इसमें हमारे पास 18 बना सकते हैं तीसरे वाले में, और चौथे वाले में टोटल 32 घर आप बना सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये नील्स बोर का मॉडल था। किसका मॉडल था मेरे भाई? नील्स बोर का मॉडल था। टोटल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है, या कुल कक्ष कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि टोटल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर, यानी अब हम लोग सीखेंगे कि आपबाउ का नियम क्या था, और वहां से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र। देखिए ध्यान से, देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपबाउ का नियम, और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत होती है, ठीक है। ध्यान से लिखिएगा मेरे संग आप लोग, आपबाउ का नियम। इन आपबाउ के नियम का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को भरना, इलेक्ट्रॉन को भरना। इसका मतलब एक ही चीज होता है, इलेक्ट्रॉन को भरना, ठीक है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को भरना ही आपबाउ का नियम कहलाता है। आपको एग्जाम में भरने आना चाहिए, बस वो आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन को भरना, ठीक है। और अभी इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था वो नील्स बोर कहे थे, नील्स बोर कहते, नील्स बोर कहते। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी कोष में, ठीक है, आपके फेयर पे लिखा होगा कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 2n² होंगे, ठीक है। ये जो आपको 2n² दिखाई देता है, इसको 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। 4 उपकोषों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक S, एक P, एक D, एक F। याद रहेगा मेरे भाई, S, P, D, F इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जड़ें हैं। ये नील्स बोर ने कहा था कि जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2n² में भरे जाएंगे। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को किस गति में भरा जाएगा? इसको उपकोष में भरा जाएगा, वो S, P, D, F। 4 उपकोष होते हैं, ठीक है। S, P, D, F। S वाला बेचारा हमसे कहता है कि हम आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जगह देंगे। P बेचारा कहता है कि हम आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह देंगे, और D वाला कहता है कि हम आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह देंगे, और F कहता है कि हम आपको 14 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह देंगे। इससे ज्यादा होगा तो हम कहीं और भेज देंगे आपको। मैक्सिमम आप 2 भर सकते हो, इससे कम हो जाएगा चलेगा। डी वाला कहता है कि 9 भी भर दोगे मैं खुश रहूंगा, 7 भी भर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतम मैं 10 ही भरूंगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ जाओ, अब हम आपबाउ का नियम सीखते, ठीक है। मेरे संग आप लोग लिखते हुए रहिएगा, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5s, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होता है। 6s, 6p, 6d, 6f, 6s, 6p, ठीक है। 7s, 7p, 7d, 7f, 7s, 7p, 7d, 8s बहुत हो गया इतना, ठीक है। 8p मैं किया क्या हूं? कुछ किया हूं? नहीं किया हूं, सिर्फ SPDF भरते गया हूं। देखो यहाँ पे ऐसे, देखो ऐसे आप लोग देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे S भरा हूं, यहाँ पे SP भरा हूं, यहाँ पे SPD भरा हूं, यहाँ पे SPDF भरा हूं। देखो ये S है, फिर SP भरा हूं, फिर SPD भरा हूं, फिर SPDF भरा हूं, क्रम से भरा हूं। S भरा हूं, SP भरा हूं, SPD भरा हूं, SPDF भरा हूं, फिर SPDF खत्म हो गया, फिर से S भरा हूं। फिर यहाँ पे देखो S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, फिर यहाँ पे SP, फिर क्रम चालू होगा, SPD होगा, ठीक है। S, SP, SPD, ठीक है। उसके बाद SPDF, फिर उसके बाद SPDF, फिर S चालू हो गया, फिर उसके बाद SPDF,
Sp, ठीक है, SpDF, SPD, फिर इसके बाद Sp। कितना आसान है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, बट यहां तक आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लास 12th में जाओगे तो 7 तक आते आते सारे लेंथेनाइड के भी तत्व आप लिख पाओगे, अपने हाथ से लिख देना मेरे भाई, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए कैसे इसके फार्मूले को निकाला जाता है, ऐसे तीर बनाना, जिस तरीके से मैं तीर बना रहा हूं ऐसे ही आप लोग तीर बनाना। एक तीर ऐसे हो गई, दूसरी तीर ऐसे हो गई, ऐसे एकदम समांतर बनाते जाओगे, आपके बुक में भी, आपके जहां भी आप फेयर पे बना रहे हो आपको ऐसे ही बनेगी। फिर तीसरी वाली भी ऐसे बनाओ, ठीक है, चौथी वाली भी ऐसे ही बनाओ, देखो जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाओ, देखो ये वाली, पांचवी वाली भी ऐसे बना दो, ठीक है, छठवीं वाली भी कैसे बना दो, ऐसे बना दो, ये देखो 6 पे आया है और ये 7 पे निकल गई। फिर इसकी भी ऐसे बनाओ, देखो ऐसे बन रही है ना, और यहाँ पे निकल गई, और यहाँ पे भी ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे देखो यहाँ पे 9s होगा, ये निकल जाएगी। मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ तक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब बताओ मेरे भाई कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कितना आसान हो गया। ऐसे आप लोग लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, ऐसे आप लोग लिखते जाओ, 1s, ठीक है, कामा दे दो। दूसरे वाले में क्या है, 2s है, यहां पे हम क्या लिख देंगे, 2s। तीसरे वाले में क्या है, 2p 3s, ऐसे लिखेंगे 2p 3s, और कामा हर जगह दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरे भाई यहां के बाद यहां कामा देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि दो वाला साथ में, नहीं, यहां भी देना है, यहां भी देना है, यहां भी देना है, हर जगह कामा देना है। 3s हो गया, फिर इसके बाद यहां से आना है 3p, फिर क्या आना है 3p, 4s, ठीक है, 3p के बाद 4s, फिर उसके बाद यहां से आना है 3d, 4p, 5s, ऐसे आपको लिखना है 3d, ठीक है, 4p, फिर उसके बाद लिखना है 5s लिखना। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे भाई? देखो मेरे भाई, एक चीज होता है कि एक आदमी आपको कंसेप्ट से सिखाता है, और एक आपको ऐसे ऐसे पूरा डायग्राम बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे कलम चलाना होता है। तो मैं चाहता तो मेरे भाई इसको पहले ही लिख देता, और आपको बस आपको कलम चला के मैं आपको समझा देता, लेकिन मैं आपको एक एक चीज लिख लिख के बता रहा हूं, लिख के बता रहा हूं इसलिए ताकि आप चीज को देखो, जब देखोगे तो समझोगे, जब मेरे मुंह से सुनोगे तब समझोगे, ठीक है। देखिए 5s हो गया, 5s के बाद फिर यहां आओ 4d 5p, क्या होगा 4d 5p, ठीक है, फिर 6s। ये फार्मूला आपको पूरा लिखना है, ठीक है। आज नहीं काम देगा लेकिन किसी न किसी दिन जरूर काम देगा, जब आप 12th में जाओगे, पूरे भर भर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। 6s हो गया, ठीक है, 6x के बाद क्या हो गया 4d 5p 6s, ठीक है। उसके बाद देखिए 4f 5d, 4f 5d, ठीक है, 6p 7s, 6p 7s। आगे देखिए 5f 6d 7p, 5f 6p 7d, ठीक है, 5f 6d 7p है, 5f 6d है यहां पे, ठीक है, और 7p है। 8s 5s, 8s 5s, ठीक है, 6f 7d, 6f 7d, ऐसे में कर दे रहा हूं। आप इतना से समझ लेना कि आपका पूरा 118 तत्व तो यहां तक आते आते आपका हो जाएगा, पूरे 118 तत्व तो यहां से आते आते हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब मेरे भाई जो असली चीज है वो हम आपको करना सिखाते हैं, कैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था ना, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाइए। सोडियम क्लोरीन, आपको आएगा आप इसको कर दोगे, आपको नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम करके दिखाते हैं सोडियम का, फिर क्लोरीन का, फिर परमाणु क्रमांक 1 से लेके पूरे 30 तक हम लोग करेंगे, साथ में करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको सोडियम को दिखाऊंगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करूंगा, फिर मैं आपको सोडियम और क्लोरीन का करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब बताइए क्लास को। देखिए
अब मैं आपको बताऊंगा कि सोडियम का कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, मान लो ये कोई तत्व है। ठीक है, ऐसे देखो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये कोई तत्व है, तो यहाँ पर जो चीज लिखा जाता है ना, यहाँ पे जो चीज लिखा जाता है इसको हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे जो चीज लिखा जाता है ना, ये परमाणु भार होता है, इसको हम कहते हैं परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार कहते हैं, इसको हम ए से लिखते हैं। देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी जेड का मान होता है वो 11 होता है। ठीक है, सोडियम में जो जितने ही परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हमको कहां भरना होता है? इस वाले फार्मूले में भरना होता है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, हम ये फार्मूला लिख लेते हैं क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p। मैं ऐसे ही नॉर्मली लिखा हूं, थोड़ा सा ही लिखा क्योंकि मुझे 11 ही भरने। देखो s वाला हमसे कहता है कि मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने दूंगा, s वाला कहता है कि मैं कितना भरूंगा? 2 भरूंगा। तो 11 भरना है, 11 में हमने कितना भर दिया? 2 भर दिया है। फिर आगे हम लोग बढ़े तो क्या s है, ये वाला भी s कहता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 भरेंगे। टोटल कितने हो गए? गिनो, 2 2 4, भरना कितना है? 11। तो 11 में से 4 हमने भर दिया है, अभी 7 बाकी है। ठीक है, p वाले के पास गए, p वाले के पास गए तो p वाला कहता है कि हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6 से ज्यादा नहीं भरेंगे। तो ये p वाले के पास हम कितना भर दिए? 6 भर दिए। अब गिनो कितना हो गया? 6 2 8 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। भरना कितना है? 11। एक ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे s वाले में 2 नहीं भरेंगे, अब हम यहाँ पे भरेंगे 1 भरेंगे, क्योंकि टोटल गिनने पे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। एक बार गिन के देखो, 2 2 4 6 10 11। अब इसका कोई काम नहीं, तो इसे आप इरेज भी कर सकते हो। ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो किसको किसको मेरे भाई ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरीके से निकाला जाता है? समझ में आ रही है बात? मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप कैसे पता करोगे कि किस वाले तत्व पे कितना धनायन है, कितना ऋणायन है। हाँ, एक और था ना, क्लोरीन। देखिए एक और हमारे पास क्या था? क्लोरीन। ठीक है, मैं आपको लिखवाऊंगा क्लोरीन क्या होता है। देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 17 पे क्या है? क्लोरीन है। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। मुझे 17 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसी वाले फार्मूले पे हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। जैसे देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s, यहीं तक लेता हूं, इतना सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो s वाला हमसे कहता है कि मैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भरूंगा, ये s वाला कहता है कि मैं भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भरूंगा, ये p वाला कहता है कि मैं अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को भरूंगा। कितने हो गए? 6 2 8 2 10, 10 हो गए ना। भरना कितना है? 17 भरना है, मतलब अभी 7 ज्यादा भरना है। s वाला कहेगा कि हम कितना भरेंगे? 2 भरेंगे। ठीक है, कितना हो गए? 12 हो गए, 5 और भरना है। तो p वाले में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, लेकिन हमको कितना भरना है? 5 भरना है, तो इसलिए इस वाले पे कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, 1s 2s 2p 3s 3p। बात समझ में आ रही है? अरे मेरे भाई कुछ भी तो पल्ले पड़ रहा है, एक इंसान के पास ऐसे जाता है, एक इंसान के पास ऐसे जाता है, तो आपको कुछ तो समझ में आ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। देखो मेरे भाई फार्मूला ये है, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, p में 6, d में 10, f में 14। इसी तरीके से हम अपने इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है, देखिए अब रही बात ये बात कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस वाले तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए, आप बनाइए नियान का, नियान। ठीक है, Na से प्रदर्शित करते हैं, और इस नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, एक बनाइए आप लोग कैल्शियम का, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, इसका बना के दिखाइए। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जितना हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसको भरना है। ठीक है, इसको क्या करना है? भरना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इसको आपको भरना है।
ठीक है, आप एक बार भर के ट्राई करिए कि आपको कितना आ रहा है नियान और कैल्शियम का। ठीक है, दोनों आप अपने से ट्राई कीजिए कि हमको कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s। देखिए ऐसा वाला कहता है कि हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये भी ऐसा वाला कहता है 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये पी वाला कहता है हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। गिन के देखो, 6 2 8 2 10 हो गए टोटल कंप्लीट। हो गए कि नहीं हो गए? देखो यहाँ पे कैल्शियम का कितना है? 20 है। कैसे भरेंगे ध्यान दीजिएगा, 1s 2s2 2p6, ऐसे मेरे भाई स्पीड बन जाएगी ना, तो आप भरते हुए चले जाओगे, गिनते हुए चले जाओगे, 2 2 4 6 10। अभी कितना भरना है? 10 और भरना है। ठीक है, 3s2 3p6 कितने हो गए? 18 हो गए। और ये हो गया 4s2, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। गिन के देख लो एक बार। फार्मूला यही लिखा हूं, मुझे फार्मूला पूरा याद है। ठीक है, इसलिए मैं इसको तुरंत बनाते हुए गया हूं, लिखते हुए गया हूं और काउंट करते भी गया हूं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आप करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो। तो हम सबसे पहले एक एक तत्व को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे उसके परमाणु क्रमांक को, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते हुए चलेंगे। ठीक है, इसलिए आपके कॉपी पे जो होगा मेरे भाई, वो तत्वों की संख्या भी आप लिख लेंगे, साथ में परमाणु भार भी आप लिख लेंगे, और सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कर दे। देखिए 1 से 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 0 से 30 तक, 0 से 30 तक, 1 से 30 तक, ऐसे हम लिख देते हैं 1 से 30 तक। यहां पे लिखना संख्या, ये लिखना Z लिखना, परमाणु क्रमांक, यहां पे आप लोग लिखना तत्व, यहां पे आप लोग लिखना A लिखना, A का मतलब होता है परमाणु भार, यहां पे आप लोग लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। ये हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, इसे हम आवारा धातु कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या होगा? 1s1, एक ही है, एक भर देना है। ऐसे आपको भरते हुए चलना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? हीलियम। कौन है? हीलियम। ठीक है, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। जब गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगाता है तो वहां पे हीलियम गैस को भरता है। बात समझ में आ रही है? वायुयान जो हवा में एरोप्लेन उड़ती है उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, और जो गोताखोर जब समुद्र में डुबकियां लगाता है तो हीलियम गैस लेके डूबता है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया। ठीक है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकाल के एक बार ऐसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर होता है लिथियम, लिथियम, लिथियम का Li 3 दूना के 6 1 7 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 3s1। चौथा पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का B होता है। ठीक है, 1 4 7 9 होता है। 1s2 2s2। पांचवा पे होता है बोरान। ठीक है, पांचवा पे क्या होता है? बोरॉन होता है। ठीक है, बोरान का क्या होता है? बी। बोरॉन का B होता है, बेरिलियम का Be होता है। ठीक है, 5 पे क्या है? बोरॉन है, और बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, परमाणु भार में गलती नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 5 भरना है, आप इस तरह 5 भर के दिखाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। 6 पे हमारा कौन सा है? कार्बन है, और कार्बन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आपको सबको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे मूलभूत तत्व ये है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। ठीक है, इसका बना के दिखाओ। 7 नंबर पे हमारा कौन सा है? नाइट्रोजन है। ठीक है, 7 नंबर पे कौन सा है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? N से।
परमाणु भार कितना होता है 14, इसको करके आप दिखा दो। 8 नंबर पे कौन सा हमारा होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किससे प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका आप करके दिखा दो। 9 नंबर पे कौन सा होता है, ठीक है 9 नंबर पे कौन सा होता है फ्लोरीन, क्या होता है फ्लोरीन, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। फ्लोरीन 10 नंबर तक आ जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन को किससे F से, ठीक है। फ्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है 19 होता है। इसके बाद हमारे पास 10 नंबर पे आता है नियान, ठीक है। नियान ध्यान से देखिएगा, नियान 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 का परमाणु भार कितना होता है 20 होता है, 10 दूना के 20, तो मूलतः हम कह सकते हैं कि लगभग दूना के बराबर या दूना के आसपास इसके परमाणु भार होते हैं। यहाँ पे मुझे 11 भरना है, 1s2 2s2 3s2 2 2 4 2s2 2p6, यहाँ 5 भरना है, ठीक है। यहाँ 1 होगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, इसका क्या होगा 1s2 2s2, अरे गिन के तो देखो मेरे भाई 6 भरना है, 2 2 4 2 6, 2p3 कर दोगे 3 2 5 2 7 7 हो गया। अरे 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, बात समझ आ रही है, ठीक है। 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा इसका फ्लोरीन का, और नियान का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, इसके सारे अष्टक भर जाएंगे और नियान हमारा आखिरी गैस हो जाएगा। जब हम आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बढ़िया से समझेंगे। 2 2 4 6 10, समझ में आ रहा है। ऐसे करके आपको मेरे भाई क्या करना है, भरना है, ठीक है। 10 नंबर तक हो गया। 11 नंबर देखिए, मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत, आप भर दोगे ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हम भर देंगे। देखिए 11 पे हमारा आता है सोडियम, ठीक है। सोडियम, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो परमाणु भार होता है वो हमारा होता है 23, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकाल के दिखाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाइए। 12 नंबर पे आता है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, Mg। 12 दुना के कितना होता है 24, 12 दुना के कितना होता है मेरे भाई 24, ठीक है। 13 नंबर पे हमारे पास होता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, इसको हम Al से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भर मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। पहले मैं आपको पूरा चीज लिखवा देता हूं। जैसे देखिए 14 नंबर पे हमारा क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन किससे, सिलिकॉन को Si से, सिलिकॉन को किससे Si से, ठीक है। ये 15 नंबर पे देखिए सिलिकॉन हो गया। 15 नंबर पे हमारा फास्फोरस है, ये हमारा उपधातु है, ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस को हमको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। 16 नंबर पे हमारा क्या है, स से 16, स से सल्फर, स से 16 स से सल्फर, सल्फर को किससे S से। 17 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन को किससे Cl से प्रदर्शित करते हैं। 18 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, आर्गन आता है, ठीक है। आर्गन को किससे Ar से। 19 नंबर पे हमारा कौन सा आता है मेरे भाई, पोटेशियम आता है, ठीक है। पोटेशियम आता है, पोटेशियम को किससे K से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पोटेशियम को P से लिखेंगे तो P तो पहले से ही है। और 20 पे हमारा है कैल्शियम, फिर क्या है कैल्शियम, कैल्शियम को किससे Ca से। इसके बाद है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोनियम, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, टोटल 30 तत्व होते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको याद करना है बस 20 तक, आपको बस 20 तक याद करना है। 20 तक भी आप याद कर लोगे बहुत है आपके लिए, फिर तो आपको देखते देखते सब याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है 27, सिलिकॉन का कितना होता है 28, फास्फोरस का कितना होता है 31, सल्फर का कितना होता है 32, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, आर्गन का कितना होता है लगभग 40, पोटेशियम 40, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे भाई आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और यदि आपसे नहीं बन पाता है तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, मैं आपको नोट्स दूंगा, उस नोट्स में जाके देखिएगा कि आप कितना अच्छा कर पाए हो, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं पूरे 30 तक के तत्वों को पूरा एकदम सिस्टम से अपने हाथ से बनाया हूं, उसे देखिएगा। आप ये देखिएगा कि हमको 30 में से कितना हमारा सही हुआ। एक बार अपने से बनाइएगा और एक बार मेरे कंटेंट से देखिएगा
मिलाइएगा कि हम कितना सही बनाए कितना गलत बताएं। क्या सुधांशु भैया जो बताएं आपको पूरा समझ में आया है कि नहीं आया, मुझे जरूर बताना, ठीक है। और कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये पूरा कंटेंट, और किस तरीके से मैंने आपको समझाया। देखो मैं अपना पूरा प्रयास किया हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद धनायन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ऋणायन होते हैं, ये हम अगली वीडियो में सीख लेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाते हैं, ये हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। हाँ, वो जो गोला गोला आपको दिखाई देता है ना, किस तरीके से कौन से वाले गोले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, ठीक है। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।